आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और आज हम ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ह्यूमन राइट्स क्या पढ़ेंगे हम? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ऑल राइट। और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक सबसे पहले डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद सम ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन, इसका आगाज कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, राइट। उसके बाद सम ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रोविजन इसका दिया गया है, ठीक है। इवोल्यूशन में हम देख लेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू ह्यूमन राइट्स को लाने का, मतलब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और लाइफ, ये सब के बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। जितना भी मैं ये भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, राइट, सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सेम पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दो चैनल है, आपको दोनों ज्वाइन कर लेना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या तो पिन कमेंट में डाल दूंगा, राइट। ये एक में हमारा अभी मेंस का आंसर राइटिंग चल रहा है, मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है। लोग बाग अपना आंसर लिख के सबमिट करते हैं पीडीएफ में, और वहीं पे उसका रिव्यू दिया जाता है सभी के द्वारा, ठीक है। और सेकंड चैनल में, जो इम्पोर्टेंट चैनल है, मैं कुछ कुछ इसमें पीडीएफ डालते रहता हूँ। ये तो हो गई हमारा इंफॉर्मेशन। तो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ठीक है, और कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि इससे हमको ये फील होता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है और मुझे और इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए भला हो सके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स होता क्या है और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, राइट। इवोल्यूशन से पहले हम जानेंगे कि व्हाई वी नीड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। या तो ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन राइट्स हम बोलते हैं व्हाट मीन्स राइट्स, राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स को भी जानना मस्ट है, राइट। तो नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, मानव, मानव अधिकार, मानव, ह्यूमन का मतलब क्या, मानव, और राइट्स का मतलब अधिकार। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमको कानून इसके लिए बनाना पड़ा, राइट। तो अभी कानून में बाद में जाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला आपको बताया, राइट। ये सब एवोल्यूशन एंड इन कॉन्टेक्स्ट, हमारा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में हमारा संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन राइट्स को हम ये बोल सकते हैं, राइट्स का जब भी हम बात करते हैं, राइट्स, राइट, तो और ह्यूमन जो मानव को, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एकदम बेसिक्स राइट है। ये बेसिक्स राइट हमको चाहिए ही चाहिए, राइट। इट इज ए बेसिक राइट्स, ठीक है। बेसिक मतलब हम इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट, फंडा फंडामेंटल राइट्स। किसी भी ह्यूमन को जो राइट चाहिए उसको वो राइट्स होना ही चाहिए। अब हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ किसका, फ्रीडम का, आज़ादी का, ठीक है। वो कश्मीर में आज़ादी आज़ादी करते रहते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बट ये मान के चलो, फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो राइट्स होता है ना, इसमें तीन कीवर्ड है। इस तीन कीवर्ड का मीनिंग समझो, इस तीन कीवर्ड को जानना मस्ट है,
ठीक है, इन 3 कीवर्ड को एज इज आपको एग्जाम पे लिखना है, राइट। एक आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, पहला पॉइंट को इनहेरेंट, ठीक है, इन इनहेरेंट कि मतलब एकदम बेसिक फंडामेंटल राइट है, चाहिए ही चाहिए। और दूसरा यूनिवर्सल, सबको चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए, ये इनहेरेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल होता है। और आपका तीसरा जो है ई, सही से लिखा कि नहीं, INALI, हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको ह्यूमन राइट्स नहीं चाहिए, मेरा बदले किसी और को दे दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला हो गया इनहेरेंट, यूनिवर्सल एंड, इस टर्म का मतलब समझिए, इस टर्म का मतलब है इनएलिएनेबल, ठीक है, इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल। तो ऑल राइट, और ये आपका हो जाता है इनहेरेंट का मतलब परमानेंट, परमानेंट, ठीक। और ये नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल। तो जब भी फंडामेंटल की बात आई है, राइट्स की बात आई है, आपको 3 कीवर्ड लिखना ही लिखना है। 3 कीवर्ड आपको लिखना क्या है, एक इनहेरेंट, यूनिवर्सल और एक इनअलाइनेबल, ठीक है। और इस मतलब समझा दिया आपको, परमानेंट, यूनिवर्सल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये सब जो है ना, ये फंडामेंटल, जैसे मैं लॉ बताया, राइट्स है, इसको प्रोटेक्ट करना मस्ट है, प्रोटेक्ट बाय लॉ, ये कानून के द्वारा, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है या तो स्टेट, आपको पता है ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पॉलिटिकल सेशन पे, ठीक है। गवर्नमेंट एंड स्टेट, स्टेट मतलब मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर पॉपुलेशन, पहले टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ये सब आप देख लेना। तो बेसिक, अगर मानव अधिकार की बात करें तो ये क्या है, बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए, फ्रीडम के लिए। और ये सब जो राइट है वो इनहेरेंट होता है, मतलब परमानेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि टेम्पररी नेचर आज है, ठीक है, कल नहीं रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल राइट। उसके साथ साथ यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, एंड इनलाइनेबल मतलब नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। अब ये चीज जो बेसिक राइट्स है, तो बेसिक राइट्स में क्या आ जाता है आपका, सिविल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल राइट एंड इकोनॉमिक, और आपका सोशल एंड कल्चरल, ठीक है, सोशल और कल्चरल, कल्चरल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, और ये सोशल, ये कल्चरल। सिविल में क्या होता है आपका, जैसे राइट टू लाइफ वाला, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, राइट, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये सब किस में आता है, सिविल में जाता है। पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल राइट में आपका आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप वोट दे भी सकते हो, राइट टू वोट, एंड आप इलेक्ट भी, इलेक्शन लड़ भी सकते हो। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आपका जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक तरह से राइट टू अर्न आप बोल सकते हो, सोशल, सामाजिक राइट, ये कल्चरल राइट्स, ये चीज आपको मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए चाहिए ही चाहिए।
और अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं, जितना मैं अभी बताया अभी उसी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक पहला मैंने आपको क्या बताया, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। राइट टू मतलब आप नाम से समझ में आ रहा है कि किसी भी मतलब व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे छीना नहीं जा सकता है, ठीक है, वांछित नहीं होगा। टू राइट टू लाइफ, ठीक है, हर किसी इंसान को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू लाइफ। आप किसी का यहाँ पे अगर ऐसे लिखना हो तो मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं पे जीनोसाइड नहीं हो सकता, ठीक है, मर्डर, जीनोसाइड, ये सब नहीं हो सकता, हर किसी को जीने का अधिकार है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे ही समझो, आप समझ में आते रहेगा। सेकेंड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, सभी का, हर इंडिविजुअल का, आप ऐसे लिखते हो, हर इंडिविजुअल का राइट्स होता है अपना थॉट, है ना, फ्रीडम को, बिलीफ को, मतलब एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, ओपिनियन, ठीक है, हर किसी ओपिनियन, ठीक है। एक सेकंड लिख देता हूँ फिर से, राइट, ओपिनियन, ठीक है, हर किसी का ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का आज़ादी रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का भी होगा, या तो आप मीडिया का भी ले लो, मीडिया, प्रेस, राइट, फ्रीडम एक्सप्रेशन। थर्ड में राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन तो हमारा यहाँ फंडामेंटल राइट है, बन ही गया है, हर एक इंडिया में भी है। ये तो हम जो बता रहा था अभी, ये भी इन जनरल है, इन जनरल। अभी इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के साथ कि हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, राइट। बट जो अभी ये बता रहा हूँ तो इन जनरल है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पे क्या होगा कि हर इंडिविजुअल को, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, हर इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए, उसका राइट्स होता है एजुकेशन प्राप्त करना। आप किसी को किसी स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में मना नहीं कर सकते, एजुकेशन दे सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आईआईटी में आपको नहीं मिलेगा डायरेक्ट एडमिशन, आईआईएम में नहीं मिलेगा, वो सब तो क्या बोल सकते हैं, आपको प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, बट बेसिक एजुकेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद जो हमने अभी यहाँ पे बताया था इकोनॉमिक वाला, राइट, इकोनॉमिक राइट, तो जिसमें से हम ये बोल सकते हैं राइट टू वर्क, राइट टू वर्क मतलब उनको काम करने से कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम, जिसमें हमको पता है ना, एक चीज हमको यूज टर्म करते हैं, इक्वल फॉर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट। ये भी टर्म आपको याद रखना है ना, हर समान काम के लिए समान पेमेंट मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और यहीं पे आपका आ जाता है लेबर लॉ, लेबर लॉ। ये लेबर लॉ क्यों चाहिए, रेगुलेट करने के लिए किसी भी टाइप का अगर आपका बेसिकली वर्कर्स का जो राइट्स है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वर्कर्स का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर लॉ चाहिए, राइट। सिमिलरली हम बात कर लेंगे पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा, राइट टू हेल्थ, राइट
टू हेल्थ। यहाँ से आपको क्या समझ पे आ रहा है? हमारे सिस्टम में फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, राइट, स्टेट में कहीं पे भी अगर हेल्थ केयर का फैसिलिटी है, राइट, और मान के चलो हेल्थ केयर का फैसिलिटी है, लेट्स से हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहाँ आपको जाने से, ट्रीटमेंट कराने से कोई रोक नहीं सकता, राइट टू हेल्थ में। तो ये गवर्नमेंट का जो है ना, obligated, government is obligated to ensure accessibility, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ? ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है टू इंश्योर करना, ये बेसिक फैसिलिटी जो है आपको इंश्योर करना। और अगर हम बात करें छठा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी हम क्या लिख सकते हैं? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होता, राइट। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इसी को तो हम बोलेंगे। अगर राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या? सबको इक्वल है, तो इक्वल मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो हर इंडिविजुअल का जो है राइट्स क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। सबको ट्रीटमेंट क्या मिलना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन अंडर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आपको बताया था पॉलिटी की क्लास में। अंडर रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का नियम, और सबके लिए कानून क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? राइट टू इक्वालिटी। और इसके अंदर हम, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी बोल रहे हैं, तो किस बेसिस पे? ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है बेस्ड अपॉन रेस, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है। कास्ट, राइट, जेंडर, राइट, कोई अगर डिसेबिलिटी है, डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबिलिटी, राइट, ये सब पैरामीटर के बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे भी गवर्नमेंट का जो है ऑब्लिगेटेड है कि डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी हैपन, ठीक है। तो हम अगर 6 राइट्स देख लिया, राइट, राइट टू हेल्थ, राइट टू इक्वालिटी, और फ्रीडम, राइट टू लाइफ, फ्रीडम एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, ये आपका यूनिवर्सल बेसिक्स राइट है। और अगर मैं इसको ऐसे समराइज करने की कोशिश करूं तो एक तरह से क्या है, डाइवर्स नेचर देख लिया। मैं क्या देखा? डाइवर्स नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट, डाइवर्स नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक सेकेंड, हाँ, ह्यूमन राइट्स, डाइवर्स नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये करता क्या है? ये क्या करता है आपको? ये आपका जो डिग्निटी है, राइट, किसी इंडिविजुअल का डिग्निटी को प्रोमोट करना, राइट, प्रोमोट ऑफ इंडिविजुअल्स डिग्निटी, ये सब टर्म जो है ना इम्पोर्टेंट। एंड सिमिलरली इक्वलिटी, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, ये सब प्रमोट करता है। कहाँ पे? अगर आपका डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, तब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? 2 कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। एक मैंने आपको बताया था सॉफ्ट स्टेट, ठीक है, दूसरा बताया था आपको फेल्ड स्टेट, याद है? फेल्ड स्टेट। और सॉफ्ट स्टेट में क्या बताया था आपको? सॉफ्ट स्टेट में ये बताया था आपका, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका जो सिचुएशन है, मतलब बेकार है, ठीक है, मतलब एक तरह से बोल लो मैनेजेबल है,
मैंने जीवल है, मतलब इसका मतलब हो क्या हुआ कि ना तो बहुत ही अच्छा है, राइट, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट एंड नॉट वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है, हम लोग किसी बीच में आते हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट। इंडिया इज ए सॉफ्ट स्टेट मतलब बहुत बेकार भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। और फेयरली स्टेट में मैंने आपको कहा क्या बताया था, जिसका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेल्ड स्टेट। और एग्जाम्पल दिया था आपको अफगानिस्तान, राइट। तो अगर अफगानिस्तान में अगर आप बात करोगे ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स का, तो मे बी और मे नॉट भी पॉसिबल है, ठीक है, मे बी एंड मे नॉट बी पॉसिबल। क्यों? कि अगर आप, मैंने यहाँ एक पॉइंट बताया, अगर आपने देखा होगा ये पॉइंट, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में वहाँ के केस में जो फीमेल्स है ना अफगानिस्तान में, तो शायद अभी उन लोगों को एजुकेशन का फ्रीडम नहीं है, प्लस फीमेल को जो राइट टू वर्क वाला था, कहाँ गया राइट टू वर्क? राइट टू वर्क, हाँ, जॉब के लिए भी फीमेल में प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, राइट। तो ये सब जो बताया मैंने पॉइंट, ये और सिर्फ मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो एक डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, में ही आप जो जस्टिस है, डिग्निटी है, इक्वालिटी है, आई मीन जो डाइवर्स नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। इतना तो हमने देख लिया। अब हम इसका इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, इसका आगाज कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या मैंने आपको बताया, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज के बाद आपको ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेंस में, ये मेरी गारंटी है, ये आपका पकड़ा जाएगा। देखिए, इवोल्यूशन से जाने से पहले आप हमेशा याद रखें एक चीज, रिकॉग्न यहाँ पे जब भी बात आता है ना, वो चीज तो मैं लिखा हुई फिर भी लिख देता हूँ इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप एक कमेंट करना, डिफरेंस बताना, ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट। आप कमेंट में इसको बताना, अगर नहीं है तो मैं अलग से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा दोनों का डिफरेंस में, या तो अभी और कुछ लेक्चर रहता है ह्यूमन राइट्स में, सिर्फ एक ही लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमको NHRC, राइट, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, दोनों का मेंबर्स, कॉम्पोजिशन, कितने लोग हो सकते हैं, कौन कौन होता है, कैसे बॉडी है, राइट, ये सब देखेंगे। तो बेसिक में जो आपसे पूछ रहा हूँ वो कमेंट करना, मेन डिफरेंस, ठीक है, मेन डिफरेंस जो फंडामेंटल डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स में, वो बताना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसी में आपका फ्रीडम अगर आ जाता है। तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, ठीक है, प्राचीन काल में, एंशियंट सिविलाइजेशन बोलो, एंशियंट सिविलाइजेशन, राइट। अब एंशियंट सिविलाइजेशन में क्या होता है, मतलब क्या होता था? तो एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे ही हम बात करेंगे तो सबसे पहले मेसोपोटामिया आ जाएगा, मेसोपोटामिया, राइट, मेसोपोटामिया। और ग्रीस, ग्रीस भी आपको पता है, ग्रीस में बहुत जो एथेंस, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो एक नाम सुना होगा आपने, एथेंस। छोड़ो अभी इसको, ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप सिविलाइजेशन का नाम याद रखना, रोम, रोम, ग्रीस, मेसोपोटामिया, ये सब जब ये सिविलाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे एक घटना हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ हम्मुराबी,
ये इम्पोर्टेंट है टर्म, यही इम्पोर्टेंट है, जितना बता रहा हूँ उसमें से मेन इम्पोर्टेंट टर्म है ये कोड ऑफ हम्मुवारी। आपने गूगल करना है इसको, आप अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो ठीक है, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जब सिविलाइज्ड हुआ था मेसोपोटामिया, ग्रीस और रोम, तो कोड ऑफ हम्माविया में यहीं से आपका फाउंडेशन बना, मतलब बेस बना, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो ग्राउंड वर्क बना कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स। क्योंकि अब देखिए सिविलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, राइट, तो लोगों को ये समझ में आने लगा था कि हमको इंडिविजुअल राइट्स, सिविलाइज मतलब क्या है, जिसको हम नहीं बोलते कि वी आर सिविलाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। तो सिविलाइज्ड सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, सिविलाइज्ड, अब पहले के जो लोग थे अनसिविलाइज्ड में, ये सब तो डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स, राइट, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू हेल्थ, एंशिएंट टाइम में था क्या ये सब, नहीं रहे। एजुकेशन के लिए कोई जाता था, नहीं जाता था, एक्सप्रेशन, हाँ भले राइट लाइफ था, बट वो राइट टू लाइफ नहीं था, आपको राजा महाराजा के यहाँ जाके काम करना पड़ा था, राजा जो बोले वही सुनना पड़ता था, राइट। मर्डर भी हो सकता था, जेनोसाइड तो होता ही होता था, राइट। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि जो एंशियंट टाइम पे ही मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम, और ये कोड ऑफ हम्मुराबी, एक याद रखना उसको, किसी भी हालत में इसको बोलना नहीं, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन और ग्राउंड वर्क तैयार किया गया था कॉन्सेप्ट फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन, आई मीन जस्टिस, ठीक है। और ये जो मेजर ये चीज था, ये आपका पोटोमिया से रिलेटेड है। यहाँ पे जो सोसाइटी थी काफी वल्नरेबल थी, ठीक है, वल्नरेबल, REABLE, ठीक है, काफी वल्नरेबल सोसाइटी थी। तो इसी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स का उदय हुआ, राइट। अब सेकंड, यहाँ पे आपने देख लिया एक एंशियंट टाइम पे, उसका एवोल्यूशन पे, सेकंड पॉइंट पे मैग्ना कार्टा, जो आप सबको ही जानते हो, ठीक है, जो नहीं जानते थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है, मेसोपोटामिया से रिलेटेड है। सेकंड में ये आपने सुना ही होगा अभी तक, आई होप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। क्योंकि जब भी राइट्स की बात आती है और मैग्ना कार्टा को ना लिखो तो आपका आंसर ऐसे भी अधूरा रहता है, राइट। जब भी राइट्स की बात हो और मैग्ना कार्टा नहीं लिखते हो तो ऐसे ही, ये 1215 में आया था। बेसिकली ये इंग्लैंड का ही देन है, राइट, किसका, इंग्लैंड का। जब भी राइट्स की बात आई अब मैग्ना कार्टा लिखना और भूलना नहीं, 1215 इंग्लैंड में। और इसका क्या था, इसमें बेसिक फीचर्स था इसका, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना। रूल ऑफ लॉ, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, पॉलिटिकल लेक्चर देख लेना आप, तो देख लो कहाँ कहाँ ये टर्म यूज हो रहा है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ तब भी एक लाइन में। लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा का बेसिक फीचर्स क्या था, रूल ऑफ लॉ। एंड ये रूल ऑफ लॉ उस समय तो यहाँ पे 1215 में गवर्नमेंट तो था नहीं, डेमोक्रेसी था नहीं, तो उसको जो वहाँ पे मोनार्क हुआ करा, ठीक है, मोनार्की का जो पावर था इसी को लिमिट करना, राइट, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो मोनार्की का जो पावर था उसको लिमिट करना, और लिमिट करना को ही क्या बोलते हैं हम, रूल ऑफ लॉ। तो यहीं से आपका मैग्ना कार्टा का मेन जो फीचर्स था वो मैंने आपको बता दिया। और एक और है, तीसरा पॉइंट लिख लो, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एक डिक्लेरेशन हुआ था इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, डिक्लेरेशन ऑफ
इंडिपेंडेंस ये यूएस का दिन है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये आपका हुआ था 1776, तो ये आपका मॉडर्न प्रिंस मॉडर्न प्रिंसिपल है, राइट। यहाँ पे भी आपका बात किया गया था, है ना, लाइफ के बारे में, लाइफ, लिबर्टी, लाइफ लिबर्टी, बस यही दो चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। एंड फोर्थ आप याद रखना, दो चीजें हैं, फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ अगर याद रखना है तो और अच्छी बात है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ हाँ हाँ, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो पता चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो हुआ था रेवोल्यूशन, उसकी बात कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था ये बेसिकली इसको बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक सेकेंड, फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, एंड डिक्लेरेशन, एक सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, and of declaration of the right of man and citizen, right of man and of the citizen, ऐसा करके कुछ है, of the citizen। आप इस खाली फ्रेंच रेवोल्यूशन भी अगर आपको याद रह गया ना रेवोल्यूशन पे, ठीक है, जैसे भी मतलब आपका ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल, मतलब ह्यूमन राइट्स का, सबसे पहले एंशिएंट वाला याद रखना है, मेसोपोटामिया कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इंडिविजुअल जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स, और यहीं से फाउंडेशन ग्राउंड वर्क शुरू होता है। सेकंड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड, यहीं से रूल ऑफ लॉ मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट मोनार्की का किया जाता है। थर्ड वाला यूएस में, जिसको हम बोलते हैं एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी याद रख पाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यूएसए में 1776 में यहाँ पे बात की गई है लाइफ और लिबर्टी के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में अगर दिमाग क्लिक कर जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, क्या आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बात किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, राइट। अगर इसकी हम बात कर लें तो यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे बात आ गई थी लिबर्टी का, यहाँ पे बात आ गई थी लिबर्टी और भाईचारा की। भाईचारा मतलब किसको बोलते हैं, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल गया था। और मेन जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके बेसिस पे आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बना था, राइट। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, मैग्ना कार्टा, और ये जो आपका पॉइंट नंबर 2 है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट है तो आपका ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूएन द्वारा, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है यूएनएचआरसी, और यहीं से डिक्लेयर होता है कि जो मानव अधिकार दिवस होता है ना, ह्यूमन राइट डे मनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो मैंने बताया इसमें क्या क्या सबसे पहले लिखना है, एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है।
एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो वहाँ का जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड, यूडीएचआर, ठीक है, यूनाइटेड सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट। ये एक फ्रेमवर्क था, क्या था, एक फ्रेमवर्क, फिर फ्रेमवर्क बनाया गया था, और सारा का सारा जो आपका बेसिक राइट्स है, राइट, जैसे कि आपका मैंने बता दिया था पिछले स्लाइड में, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, राइट, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये सब जो आपका फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में सबको डाला गया, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, राइट। तो यहाँ से आपका बेसिकली ये कंप्लीट हो जाता है इवोल्यूशन, मतलब कैसे कैसे इसका उत्पत्ति होता है, और सबका एक ही है, जितने भी डिक्लेरेशन आप देख सकते हो, मतलब ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, यहाँ पे आपने देखा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मैग्ना कार्टा, सबका एक ही पर्पस है। पर्पस वो क्या है, सबका डिग्निटी मेंटेन करना, ठीक है, और आपका जस्टिस और फ्रीडम, सबको मेंटेन करना, सबको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इतना तो हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है, हम भाई इंडियंस है तो, और एग्जाम हमको देना है, पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना पड़ेगा। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स क्या है, ठीक है। हम अभी बॉडी पे नहीं आते हैं उसका, जिसकी मैं बात कर रहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना, कितने लोग होते हैं, कब कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इस पर हम बाद में आएंगे। हम इसका बेसिक देख लेते हैं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारा जो संविधान है, राइट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, क्या प्रावधान है इससे रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का भारत के संदर्भ में, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक क्वेश्चन पूछा था ना, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, ये आपको कमेंट करना है। तो ह्यूमन राइट्स जो है ना, फंडामेंटल को ही क्या करता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एंश्योर, ठीक है, एंश्योर करता है, या तो आप ये बोल सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स का ही छोटा भाई है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मतलब यहीं से ये डिराइव होता है फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट से, इतना समझो आप, ठीक है। तो जितना भी ह्यूमन राइट्स है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सम, ये नहीं है कि मैं ऑल बोल रहा हूँ, ठीक है, आप ये टर्म याद रखना, सम ऑफ, और यहाँ पे ऐसे मत बोलो, सम नहीं बोलो, आप सिंपल सा ऐसे बोलो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन राइट्स है उसका प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, प्रोविजंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ आर्टिकल्स आपको आंसर पे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए कि क्या जो हम बोल रहे हैं, हम तो मैंने तो बोल दिया कि हाँ भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसकी व्याख्या की गई है, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा ना हवा में, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आंसर में। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में पहला लिख लो, पहला पॉइंट, राइट, हमारा संविधान में क्या दिया है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, और ये किस में आपका आता है, आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। तो ये इंश्योर क्या करता है, राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल ट्रीट करना, और इक्वल ट्रीट में आपको बताया था, रिलीजन हो, ठीक है,
ठीक है, या कोई कास्ट हो, जेंडर हो, ठीक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या आपको प्रोवाइड करता है, हमारा संविधान अलाउ करता है कि आप ह्यूमन राइट्स मतलब डिग्निटी मेंटेन करता है, राइट टू इक्वलिटी आपको जस्टिस देता है। सिमिलरली सेकंड क्या है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। ये सब बेसिक, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बेसिक राइट भी है, ह्यूमन राइट्स भी है, इसीलिए हमारा संविधान में लिखा गया है। और ये राइट टू फ्रीडम आता है 1922 तक। और राइट ऑफ फ्रीडम में क्या है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, राइट, ये सब हो गया। तीसरा में आपका राइट अगेंस्ट एक्सपोर्ट, राइट अगेंस्ट AGINS, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये भी आपको लिखना है, एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। ये आपको कहाँ से दिया है, 23-24 में है आर्टिकल, ठीक है। फोर्थ में, आपको अगर लिखना हो और है तो बहुत, लेकिन अभी बताता नहीं हूँ, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इतना भी लिख दिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेमेडीज, जो आपका मेंशन किसमें किया गया है, 32 में। और इसमें क्या बोलता है, 32 में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट का मूव कर सकते हो इन केस अगर आपको लगता है कि हमारा ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में भी बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स तो ये तो है ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ह्यूमन राइट्स भी है। आपको अगर फील होता है कि इसका हनन हो रहा है, मुझे जितना मिलना चाहिए राइट्स वो नहीं है, तो आर्टिकल 32 आपको ये अलाउ करता है, परमिट करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। तो हम ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से अगर पूरा डायमेंशन अगर देना हो ह्यूमन राइट्स का, तो आप कितना चीज़ें लिख सकते हैं देखो ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से डेफिनेशन, एग्जांपल्स, एवोल्यूशन एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट। इतना इंपॉर्टेंट, अगर इतनी चीज़ें कवर कर लिए तो जो बेसिक है, अभी तो आपको मैंने बताया ही नहीं है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, स्टेट राइट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, ठीक है, ये कैसा बॉडी है उसके बारे में एक और लेक्चर लगेगा। लेकिन तब भी अगर उतना भी नहीं पता है तो आप इतना में से भी आप बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हो। मैंने ये सब बता दिया ह्यूमन राइट्स, और जो टर्म है ना, इनहेरेंट, यूनिवर्सल, ये सब आपको भूलना नहीं है, राइट। ये सब टर्म ही आपको मार्क्स चला कर देगा, राइट। और एग्जाम्पल्स दे दिया, राइट टू लाइफ, ये सब वगैरह, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया डाइवर्स नेचर भी बता दिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, सॉफ्ट फेल्ड स्टेट बता दिया। उसके बाद इवोल्यूशन, यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको अगर याद रख लेते हैं ना, एंशिएंट वाला भी, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम और कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है। तो यहाँ से आपका चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। मैग्ना कार्टा किसी हाल में नहीं भूलना है, रूल ऑफ लॉ मोनार्की, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यूएन का जनरल असेंबली के द्वारा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इस फ्रेमवर्क में इतने सारे राइट्स के बारे में चर्चा की गई थी, और होल एंड सोल पर्पस क्या था इसका, डिग्निटी, जस्टिस और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना किसी भी इंडिविजुअल्स के और सोसाइटी के लिए, राइट। ये तो हमने देखा। फिर हमने देखा कि एग्जाम्पल्स अगर हम देना चाहें कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम ह्यूमन राइट्स को के लिए क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस दे के रखा है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन है ना, ये सब है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है, कि आप कोर्ट का रुख कर सकते हो, एंड दैट टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है, मूव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये तो बेसिक आपका फंडामेंटल राइट पॉलिटी वाला पार्ट है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ अभी, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।